हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी और प्लस इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है 1813 एवं 1833 के चार्टर अधिनियम। तो इसमें हम इसके प्रमुख प्रावधानों को जानने के प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कंपनी शासन की स्थापना से 1813 ईस्वी तक कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से कंपनी द्वारा व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही हस्तक्षेप के सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फलतः इंग्लैंड में यह मांग उठने लगी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ तथा इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो वहीं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों का जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई। इसी बीच फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में फैला तथा मानवीय मूल्यों की वकालत की जाने लगी। इसी के फलस्वरूप भारतीय शासन के आधार में परिवर्तन करते हुए 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के शासन को मानवीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट पर जेम्स मिल, बेंथम एवं लॉर्ड मैकाले का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं 1813 के प्रमुख प्रावधान का। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। अगला है कि कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु स्पष्ट कर दिया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। तो ये था 1813 का अधिनियम। हम बात करते हैं 1833 का अधिनियम। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजदारी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दे दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अनधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसके ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। सप्रेषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ था। भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 1813 एवं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति करते हुए भारत में मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की गई। साथ ही भारत में कंपनी के प्रशासन को मानवीय स्वरूप प्रदान करने के लिए शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 से विभेद की समाप्ति तथा दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान किया गया था।
1833 के अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ, जिसने आगे के वर्षों में शिक्षा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मामले में भारत के जनजातीय क्षेत्रों में गहरा प्रभाव छोड़ा। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1813 एवं 1833 के चार्टर एक्ट का प्रभाव भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से पड़ा। इस अधिनियम के प्रावधानों का मूल उद्देश्य भारत में इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा तथा आर्थिक हितों की पूर्ति को अबाध रूप से जारी करना था। तो आज का वीडियो क्लिप मेरा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।